स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन पे। आज हम एसएससी एमटीएस के जीके का प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं 1 से। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और ज़रूर बताएं कि आपका इस मॉक प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले हमारे मॉक जंक्शन ऐप पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें टेस्ट पास आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल रहा है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 1 साल की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 49 रुपये में आपको 100 से ज़्यादा एग्जाम के टेस्ट पास मिल रहे हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे, एफकेट, पुलिस एग्जाम, आईसीजी, सीडीएस और बहुत सारे एग्जाम्स हैं सिर्फ 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जल्दी जाइए आप हमारे प्ले स्टोर से मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेस करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, युद्ध की जननी यानी मदर ऑफ बैटल किस युद्ध को कहा जाता है? ऑप्शंस है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, खाड़ी युद्ध या वियतनाम युद्ध। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खाड़ी युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाड़ी युद्ध। 1991 का खाड़ी युद्ध, जिसे इराक और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच लड़ा गया, को क्या कहा जाता है? युद्ध की जननी यानी मदर ऑफ बैटल्स कहा गया। खाड़ी युद्ध को सभी युद्धों की माँ इसलिए कहा गया क्योंकि यह युद्ध जो है 1990 से 1991 के बीच में चली थी और इस दौरान इराक द्वारा कुवैत पर किए गए आक्रमण के बाद शुरू हुआ था और इसे मध्य पूर्व के सबसे बड़े सैन्य संघर्ष खड़ा किया था। किसने? कुवैत ने। इस शब्द का प्रयोग इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने किया था। किसका प्रयोग? इसका, जो युद्धों की जननी मतलब उमेले माला, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद ही फारस की खाड़ी में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शुरू हुआ था जिसे खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि था? ऑप्शंस है अमीर खुसरो, चंद्रबाई, रस खान, अबुल फजल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के समय एक सुप्रसिद्ध कवि, संगीतकार और विद्वान थे जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता था और वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो अमीर खुसरो थे, जो एक कवि, संगीतकार और कव्वाली के जनक थे। उन्होंने कई भाषाओं में अपनी रचनाएं की जिसमें फारसी, तुर्की, अरबी व हिंदी भी शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून शब्द का क्या अर्थ है? भारत में मानसून शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मौसमी वर्षा, मौसमी पवन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, समुद्री लहरें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मौसमी पवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसमी पवन। मानसून अरबी शब्द मौसमी से निकला है जिसका अर्थ है मौसमी परिवर्तन, यानी मानसून पवनें मौसम के अनुसार दिशा बदलती हैं। जो मानसून की हवाएं चलती हैं वो मौसम के अनुसार क्या करती हैं? दिशा बदलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, लेह या श्रीनगर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और सालाना औसत वर्षा लगभग 8 से 10 सेमी, जो इसे भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र बनाती है। भारत का जो सबसे शुष्क स्थान है वो जैसलमेर है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। और यह थार रेगिस्तान में स्थित है और यहाँ वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, जिससे यह देश का सबसे शुष्क क्षेत्र बन जाता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा यह जो है क्या, थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और जैसलमेर इसी का हिस्सा है।
जैसलमेर में जलवायु शुष्क और गर्म है, जो इसे भारत का सबसे शुष्क स्थान बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है कुल सरकारी ऋण, कुल सरकारी व्यय और कुल सरकारी आय के बीच अंतर, आय संग्रह की कमी, निर्यात आयात के बीच अंतर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल सरकारी व्यय और कुल सरकारी आय के बीच अंतर। व्यय यानी खर्च। राजकोषीय घाटा का वह अंतर है जो सरकार के कुल व्यय और कुल आय यानी उधार के छोड़ के बीच होता है। देखिए, जब किसी सरकार को राजकोषीय घाटा होता है तो इसका मतलब है कि उसका खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसका खर्च जितना वो कमा रहा है उससे ज़्यादा उसका खर्च हो रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार का कुल व्यय करों और उन वित्तीय स्रोतों से प्राप्त राजस्व से अधिक हो जाता है। यह किसी देश की आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण पैमाना है और सरकारी आय और व्यय के बीच अंतर को उजागर करता है। क्या? राजकोषीय घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस यानी MSP किस संस्था द्वारा घोषित किया जाता है? ऑप्शंस है खाद्य निगम, कृषि मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कृषि एवं मूल्य आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सरकार को MSP का सिफारिश करता है, जिसमें कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। देखिए, भारत में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP और अंतिम घोषणा आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है, लेकिन यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। विभिन्न कारकों पर विचार करके MSP की गणना और उसकी सिफारिश के सरकार को भेजता है, जिसके बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति अंतिम निर्णय लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा राजकोषीय घाटा, अब है राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ऑप्शंस है मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर, सरकारी कर और व्यय, विदेशी मुद्रा दर या बैंकिंग नियमन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सरकारी कर और व्यय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारी कर और व्यय। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय से संबंधित होती है, जिसका उपयोग आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए किया जाता है। राजकोषीय नीति जो है देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए एक सरकार द्वारा अपने राजस्व यानी कर के व्यय के प्रबंधन से संबंधित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पूर्ण रोजगार प्राप्त करना और कीमतों को स्थिर करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसमें कराधान की दरें बदलना, सरकारी खर्च में परिवर्तन करना और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई? यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस है 1920, 1930, 1948 और 1954। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1930। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1930। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। ऑप्शंस है 26 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर और 1 जुलाई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और हर वर्ष इस दिन वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कमेंट में बनाइए कि आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है। भारतीय आर्मी डे यानी कि भारतीय स्थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में आंसर बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शंस है 1896 कलकत्ता अधिवेशन, 1911 दिल्ली दरबार, 1947 संविधान सभा, 1920 नागपुर अधिवेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1896 कलकत्ता अधिवेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1896 कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वो वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस है पेरिस फ्रांस में है, जो लॉजेन जो स्विट्जरलैंड में है, टोक्यो जो जापान में है और मॉन्ट्रियल ये जो कनाडा में है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा लॉजेन, जो स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी। आईओसी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और यह विश्व भर में ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्रबंधन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बुक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस है साहित्य, विज्ञान, खेल या फिल्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साहित्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य। गोल्डन बुक अवार्ड लेखकों और साहित्यों की रचनाओं के लिए दिया जाता है। गोल्डन बुक अवार्ड जो है वो लेखकों को साहित्य की रचनाओं के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शंस है भारत, चीन, भूटान या नेपाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत यानी कि चीन के अंगसी हिमालय से निकलती है, जहां इसे यारलुंग तंसागापो कहा जाता है। कोई कोई वर्ड पढ़ने में कभी कभी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के चीन यानी चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील के पास स्थित चेमायुडुंग ग्लेशियर से होता है। इसके बाद यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तनसंगपो इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शंस है खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिक, साहित्य और चिकित्सा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिक। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत को दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यह पुरस्कार जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उत्कृष्ट और मौलिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। कई विषयों को कवर करता है, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और प्रौद्योगिक शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और महानदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को इसकी विशालता और सांस्कृतिक महत्व के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे दक्षिण गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शंस है मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, तैमूर लंग, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी को खुजली भी पढ़ देना सब। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया गया था। जैसा कि पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। हम अगर आप हमारे साथ पिछले जीके प्रैक्टिस सेट में जुड़े होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। 1193 में तुर्क के सेनापति थे बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया और इसमें आग लगा दी। इसके कारण यह पूरी तरह से क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था और अपनी विशाल लाइब्रेरी के लिए प्रसिद्ध था और इसकी लाइब्रेरी के हाथ में 90 लाख पांडुलिपियां थीं। तो बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट करने के लिए आग लगा दी थी और यह आग 3 महीने तक जलती रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1757, 1764, 1781 और 1799। ये बताइए कि बक्सर अभी किस जिले में स्थित है? कमेंट में बताइए आंसर आप। तो इसका राइट आंसर होगा 1764। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1764।
सॉरी 64, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। देखिए बक्सर का युद्ध जो है 22 और 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते, और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि भारत में उनके शासन का विस्तार हुआ और इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद में संधि हुई, जिसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार यानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हुआ। राजस्व यानी कर, किसका किसका? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में द ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ग्रेट बाथ हड़प्पा सभ्यता में कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और इसका उपयोग धार्मिक स्नान या विशेष अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। जैसे अभी हम लोग किसी विशेष अनुष्ठान या फिर धार्मिक स्नान के लिए गंगा जी में जाते हैं, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में द ग्रेट बाथ का इस्तेमाल धार्मिक स्नान और विशेष अनुष्ठान के लिए किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में कूनो नेशनल पार्क स्थित है जहां चीता पुनः बसाए गए? तो बताइए इसके ऑप्शंस है राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 2022 में नाम्बिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह उद्यान भारत की चीता स्थानांतरण परियोजना का प्रमुख स्थल है, जहां नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के चीतों को लाकर बसाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस उद्यान का नाम कूनो इसलिए रखा गया क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कूनो नदी के नाम पर रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को किस भाग में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 3। संविधान का भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आप बताइए कि हमारे टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? जो जीके के पिछले प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे बच्चे, कमेंट में बताइए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुई थी? ऑप्शंस है 1848, 1853, 1861 और 1857। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1853। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1853। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के ठाणे से बीच चली थी और ये जो है टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:35 बजे चली थी और 3 लोकोमोटिव साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया था। इस परियोजना को ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। उस समय जो है भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संविधान किससे संबंधित है? ऑप्शंस है मौलिक अधिकार, संघ राज्य संबंध, संविधान संशोधन प्रक्रिया या न्यायपालिका की शक्तियाँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मतलब अनुच्छेद 368 ये कहता है कि कोई भी देश का राष्ट्रपति या फिर हमारे जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको संशोधित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है वित्तीय सहायता, सुरक्षा, शिक्षा और विज्ञान और सांस्कृतिक प्रचार या व्यापार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का प्रचार। यूनेस्को का उद्देश्य विश्व शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार को बढ़ावा देना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, उसको घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह इसका उद्देश्य जो है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का क्या करना है? प्रचार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस है क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। सुधीरमन कप बैडमिंटन का एक मिश्रित टीम प्रतियोगिता है जो खेल में वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन विश्व महासंघ के सदस्य द्वारा देशों में द्वारा लड़ी जाती है। 1889 में उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद हर 2 साल में चैंपियनशिप प्रदान की जाती है। तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और हमारे टेस्ट पास को जरूर परचेज करें जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये है। 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट पास मिल रहे हैं। तो जल्दी जाइए हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेज करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।